किसी मॉलिक्यूल की संरचना और उसमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति जानने के लिए हम उसको उसके शेल, सबशेल और ऑर्बिटल यानी कोश, उपकोश और ऑर्बिटल से उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं। लेकिन जब हम किसी इस तरह के मॉलिक्यूल की संरचना का अध्ययन करते हैं तो हमें कोश, उपकोश और ऑर्बिटल में अत्यधिक कन्फ्यूजन होता है। जैसे कोश किसे कहते हैं, उपकोश किसे कहते हैं, ऑर्बिटल क्या होते हैं, इनमें हमें कन्फ्यूजन होता है जनरली। तो हम देखते हैं कि कोश, उपकोश और ऑर्बिटल होते क्या हैं। तो जैसे हम मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल का इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें ये नाभिक है, तो कोश यानी शेल क्या होता है, तो इसको हम एन से लिखते हैं और ये होते हैं नंबर। जैसे कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें जो कोश होता है वो उसकी मुख्य लेयर्स होती हैं, मुख्य परतें होती हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। तो इसको पहचानने का मुख्य तरीका यही है कि इसको नंबर से लिखा होता है। जैसे ये हमारी पहली शेल है, तो पहली शेल है तो इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं 1। और इसका उपकोश क्या होता है, S होता है, तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं 1S। 1 बताता है कि ये पहला शेल है। उसी तरह इस मॉलिक्यूल में अगर हम दूसरा सेल देखें तो दूसरा सेल हमारा ये पूरा सेल पूरा आएगा ऐसे। तो दूसरे सेल में 2 सब सेल होते हैं या 2 उपकोश होते हैं। तो ये 2 उपकोश कौन कौन से हैं, तो जैसे अगर ये मॉलिक्यूल का हम दूसरा सेल देखें तो इसमें 2s और 2p 2 उपकोश होते हैं। 2s और 2p दोनों उपकोश दूसरे शेल में आते हैं, इसीलिए दोनों में नंबर 2 है। और जो इसमें s और p है ये बताता है हमें ऑर्बिटल या ऑर्बिटल को बताता है। तो इसमें s और p क्या है, ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, जनरली s होते हैं, p, d और f। s, p, d, f ये 4 ऑर्बिटल हम जनरली पढ़ते हैं। तो दूसरे शेल में 2 सब शेल हैं, 2s और 2p, जिसमें s और p क्या हैं, ऑर्बिटल्स हैं। p ऑर्बिटल जो है 2p सबशेल जो है इसमें जो p है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। 2p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। उसी तरह हर सबसेल में ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें तो 3s, 3p, 3d ये 3 सबसेल हैं। तो 3s में कितना, एक सबसेल, एक ऑर्बिटल, क्योंकि s में एक ऑर्बिटल होता है, केवल एक ऑर्बिटल होता है। s में केवल एक ऑर्बिटल होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम ज़्यादा से ज़्यादा भर सकते हैं, अधिकतम। उसी तरह p में हमने देखा कि 3 ऑर्बिटल हैं जिसका नाम है px, py और pz। उसी तरह d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। d के ऑर्बिटल हम यहाँ पर बना लेते हैं। d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। d में इस तरह के 5 ऑर्बिटल होते हैं। उसी तरह f होता है, f जो होता है उसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो हम देखते हैं कि कोश क्या हुआ, मेन लेयर हुई। जैसे ये पहली 1s, दूसरी 2s और 2p, क्योंकि दूसरी लेयर है तो 2s और 2p। तीसरा शेल में 3 सब सेल। जैसे जैसे हमारी शेल बढ़ती जाती हैं नंबर ऑफ सब सेल भी बढ़ते जाते हैं, यानी उपकोश की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो तीसरा सेल जो है इसमें 3s, 3p और 3d इसके सब सेल हैं और इनमें s, p और d में ऑर्बिटल किस तरह से होंगे, इस तरह से होंगे कि s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं और f में 7 ऑर्बिटल होते हैं। इसी तरह हम देखेंगे जैसे ये चौथा हमारा शेल है, तो चौथा सेल है तो इसके जो सब सेल होंगे उनमें सब में 4 जरूर लिखा रहेगा। तो ये 4s, 4p, 4d, 4f ये हमें ये बताता है कि जो हमारा चौथा सेल है उसमें 4 सब सेल, यानी चौथे कोष में
4 उपकोष होते हैं। 4 उपकोष कौन कौन से हैं? 4s, 4p, 4d, 4f। और ऑर्बिटल किस तरह से होंगे? उसी तरह से, जैसे हमारा 4s है तो उसका एक ऑर्बिटल बनेगा ऐसा, 4p है उसके 3 ऑर्बिटल बनेंगे, उसी तरह से 4d है उसके 5 ऑर्बिटल बनेंगे, 4f है उसके 7 ऑर्बिटल बनेंगे। और एक ऑर्बिटल में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं सभी में। हम इसमें फिर हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो इस तरह से कोश, उपकोश और ऑर्बिटल को हम आसानी से समझ सकते हैं कि कोश होती है उसकी मुख्य संख्या, इसे n से दिखाते हैं। अंदर से बाहर की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कोश की संख्या बढ़ती जाएगी और उसमें उपकोश की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से हम कोश, उपकोश और ऑर्बिटल को आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।